हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी स्टडी मतलब बिंदास चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब कभी भी आ सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम भी मतलब जुलाई में तो नहीं बट नेक्स्ट उसमें कभी भी हो सकता है। तो आप अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यूटी रखिए। तो चलो आज बात करते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसके ऊपर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को जो है पेशेंस के साथ देखना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बीच में भी कुछ स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि जी ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चला। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और वीडियो जो है वो है आज की, वो है कि मैंने कैसे एसआरएफ के लिए अप्लाई किया था और मैंने मतलब वहाँ की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे एसआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं हम। मतलब अगर वहाँ पे आपने एसआरएफ जेआरएफ कुछ भी अप्लाई करना है किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ये सब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे। तो फाइनली मैंने आज उसके ऊपर वीडियो बना ली है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने कैसे क्या किया। एक्चुअली मैं पहले जहाँ पे मैं एसआरएफ थी उससे पहले मैं सीएसआईआर में भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैंने वहाँ पे काम किया है, वो उसके ऊपर मैं अलग से बनाऊँगी। बट फ़िलहाल अभी जो मैंने रिसेंटली जो मैंने मतलब जैसे प्रोजेक्ट जिसमें थी मैं, वो प्रोजेक्ट है आईसीएआर। आईसीएआर के अंडर ही, जैसे कि आपने सुना होगा, दिल्ली में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आईएआरआई है और एनआरसीपी भी है, जो कि अब उसका नाम जो है चेंज होकर एनआईपीबी हो गया है। तो मैं वहाँ पे एसआरएफ थी और मतलब वहाँ पे अभी जो मैंने लेटेस्ट जो मैंने अभी गूगल देखा है, करके देखा है, तो वहाँ पे भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैंने आईआरआई में जाके देखा, वो सारे इंस्टीट्यूट साथ में ही हैं। तो आईआरआई में भी वैकेंसी निकली है अभी, इवन आज ही पब्लिश हुई है 1 जून को ही। तो उसका आई थिंक इंटरव्यू भी 14 कुछ को है। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूँ और समझा दूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो अगर जैसे कि मान लो मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि आपने कैसे जाना है, आईआरएम में कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक जो मैं ऐसे बता दूँ आपको कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर मतलब जो अगर आप एमएससी करे हो, अगर आपकी मास्टर्स इन मतलब जो भी है बॉटनी, ज़ूलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो उनके लिए तो आपको, अगर आपने जेआरएफ और एसआरएफ के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास नेट या गेट होना चाहिए। जैसे मेरे पास, जब मैंने अप्लाई करा था तो मेरे पास 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी था और साथ में नेट भी था और गेट भी था। और जो नेट था मेरा वो आईसीएआर नेट ही था। तो आईसीएआर नेट मतलब यहाँ पे बहुत काम आता है, स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और गेट भी काम आता है। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपके जैसे पहले क्या था, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़, अब प्रोफेशनल कोर्सेज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन बच्चों ने बीटेक एमटेक की है और एमटेक के बाद उनके पास नेट गेट कुछ नहीं है, तो क्या करते थे, जितने भी आईसीआर के मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते थे तो वो क्या करते थे, उनको बिना नेट गेट के ले लेते थे प्रोजेक्ट में। बट अब डीएसटी वालों ने मेमोरेंडम निकाला है, मतलब तो उसमें ये आया है कि जो भी बीटेक प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनके पास भी नेट और गेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये वाला मतलब आपको मेमोरेंडम पढ़ लेना है। उसमें दिया होगा सीरियल नंबर डीएसटी, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। बाकी आईसीएआर में जो आईसीएआर प्रोजेक्ट निकलता है उनके थोड़े से अलग रूल है। उसमें अभी भी ऐसा है कि बीटेक और जो एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट नेट गेट भी प्रोजेक्ट एज अ जेआरएफ एसआरएफ अप्लाई कर सकते हैं। बट जो स्पेशली डीबीटी डीएसटी हो गया, और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट होते हैं, सीएसआईआर के भी प्रोजेक्ट अगर निकलते हैं तो उनमें भी बड़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें नेट गेट चाहिए। तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और एक साथ में मतलब एक और पोस्ट निकलती है, और वो स्पेशली निकलती ही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, और कहीं नहीं निकलती, मतलब इंस्टीट्यूट में ही निकालते हैं, यंग प्रोफेशनल। अब यंग प्रोफेशनल क्या है, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो वो मैं आपको बाद में कभी समझा दूँगी। बट इतना मैं अभी बता दूँ कि इसके लिए जो होता है आपको नेट गेट कुछ नहीं चाहिए होता है। और अभी जो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पोस्ट निकली है आईआरआई में, उसमें एक जगह जो डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स है उसमें यंग प्रोफेशनल की पोस्ट भी निकली है, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं मेरा नेट गेट के बच्चे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर आपको मतलब जहाँ भी कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे मतलब कमेंट में बता दीजिए। नहीं होगा, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से आपको बताऊँ। और
पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिए, जो भी एडवर्टीज़मेंट है कुछ भी है। उसके बाद आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और चलो अब हम स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। चलिए फिर देखते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए। तो अभी तो मैं आपको फ़िलहाल जो ICAR की साइट्स हैं वहाँ पे लेके चलती हूँ। अब ICAR के अंडर ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि IARI भी है, तो अभी मैं वहाँ बताऊँगी आपको कि वहाँ पे कोई पोस्ट है तो उसके देखते हैं हम कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली NIPB में तो कोई पोस्ट नहीं निकली है। तो अभी सबसे पहले आप जाएंगे जैसे कि गूगल पे, और यहाँ पे आप IARI लिखेंगे तो नीचे जैसे IARI जॉब्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस पे आप पहले मेन यहाँ पे IARI की साइट है, जैसे ये HTTP ये वाली जो साइट है IARI.res.in, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक करेंगे तो ये IARI का जो मेन होम पेज है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिखेंगे। तो इसमें से हमें जो चूज़ करना है वो करना है ये वाला अनाउंसमेंट में जो है आपको दिखेगा अब ये नेक्स्ट जो है सेकंड, उस पर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स और रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कॉलम दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, कब एडवर्टीज़मेंट हुई है, जैसे 1 जून को हुई है, अभी आज ही मतलब उन्होंने एडवर्टाइज़ करा है 31 मई 2021, ठीक है। तो और जो इसका लास्ट डेट, मतलब जो इसका लास्ट डेट है सबमिशन का, वो 11 जून है, 25 जून है। और कई बार जैसे लास्ट डेट का ये भी होता है कि इंटरव्यू कौन से दिन है, बट अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे तो पूरा उसमें डिटेल दी होगी कि इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा। तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो पोस्ट निकली है सीनियर रिसर्च फेलो SRF की निकली है और JRF की निकली है, और जो सेकंड जो है वो निकली है SRF की और यंग प्रोफेशनल की, ठीक है। तो अब जो और डिवीज़न भी दे रखा है। IARI में ही बहुत सारे डिफरेंट डिवीजन्स हैं, उनमें से जो जॉब निकली है वो निकली है इन डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स में, दोनों ही सेम डिवीज़न में है। तो हम पहले 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे SRF पे, तो यहाँ पे PDF फाइल जो है वो ओपन होके आ जाएगी। हाँ, तो ये आ गई है PDF फाइल। तो इसमें डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स ICAR न्यू दिल्ली ऑनलाइन इंटरव्यू जो होगा। अब ड्यू टू कोविड ये सब जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन दे सकते हो। और ये अच्छा है कि आपको अगर आपने कहीं दूर से भी आना है तो आपका ट्रैवलिंग सब बच जाएगा, तो आप घर में बैठ के आराम से इंटरव्यू दे सकते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू अटेंड ऑनलाइन इंटरव्यू इन द DBT और एंड SERB फंडेड प्रोजेक्ट। मतलब जो ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो फंड कर रहा है कौन सा मतलब जो फंडिंग एजेंसी है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो फंड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे एक DBT है और एक SERB है, ये वाले प्रोजेक्ट को यहाँ से फंड आएगा, ठीक है। एट अ डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स ICAR IARI, ठीक है। द पोस्ट आर प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मतलब ये जो पोस्ट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे प्रोजेक्ट ओवर होता है तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर रिन्यू भी हो सकती हैं, वो डिपेंड्स ऑन कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट जैसे लिखा है इसमें, ओइंग टू द प्रिवेलिंग द COVID-19 क्राइसिस द एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर applications in the enclosed performa along with self-attested copies of the original document to the concerned PI's मेल एड्रेस एज गिवन बिलो लेटेस्ट बाय द 11 जून 2021, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जितने भी आप मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दिया होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो उनको क्या करना है, अपने सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने मांगे होंगे वो सारे सेल्फ अटेस्ट करके, जो PI है, PI मतलब जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर है, जो मतलब प्रिंसिपल जो भी मतलब जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, उनको उनकी ईमेल आईडी दी होगी। तो उस ईमेल आईडी पे आपको मतलब 11 जून से पहले भेजने हैं, ये डेट है, ठीक है। तो आपको सारे सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके उनको मेल करना है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, आफ्टर स्क्रीनिंग द एप्लीकेशंस द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड बाय ईमेल फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू विच इज़ फिक्स्ड on the 14th June 2021 from 10 AM onward, ठीक है।
फिर वो स्क्रीनिंग करेंगे एप्लीकेशंस की, जो उनको लगेगा कि जो उनकी एलिजिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं उनको वो स्क्रीन करेंगे एप्लीकेशंस को, फिर उनको मेल करेंगे कि आपकी जो है आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुकी है, तो अब आपका इंटरव्यू जो है वो उन्होंने 14 जून को जो है वो फिक्स कर देंगे। और इंटरव्यू जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ पॉइंट, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अभी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके उनको मेल करोगे, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या करेंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो, ठीक है। इफ़ एनी कैंडिडेट जब ये फाउंड टू हैव सबमिटेड फॉल्स क्लेम्स एट द लेटेस्ट स्टेज, द कैंडिडेट विल बी समरी फाई रिजेक्टेड। मतलब अगर कोई ऐसा मतलब कोई डॉक्यूमेंट आपको मतलब उनको लगता है कि ये फेक है या कुछ भी है तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि पोजीशंस, नंबर ऑफ पोस्ट और कितना आपको सैलरी मिलेगी और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अब पहले तो आएगा प्रोजेक्ट, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ हाई डेंसिटी लिंकेज मैप एंड टैगिंग सैलिनिटी टॉलरेंस इन लेंटिल्स यूजिंग द जीनोटाइप बाय सीक्वेंसिंग अप्रोच फॉर द इम्प्रूव। ये सॉल्ट टॉलरेंस मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये है इन सर का है, धर्मेंद्रा सिंह सर हैं जो PI हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। अब जो और इनकी ईमेल आईडी भी दी है जिस पे आपको मेल करने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये SRF है, TPT फंडेड प्रोजेक्ट है, पोस्ट 1 है। और जो अगर आप अभी JRF एज अ मतलब SRF जो इसका मैं आपको बाद में समझा दूँगी कि ये JRF है, SRF क्या लिखा है इन्होंने। तो JRF को 31,000 प्लस 24% HRA मिलेगा, और जब वही सेम प्रोजेक्ट में ही आपका जब 3rd ईयर स्टार्ट होगा तो 35,000 प्लस 24% HRA मिलेगा 3rd ईयर में। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एसेंशियल्स, अब इसमें आपको पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बेसिक साइंस में या लाइफ साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी नॉर्म्स गिवन इन द DST ऑफिस मेमोरेंडम। अब एक DBT मेमोरेंडम निकला हुआ है, उसमें उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई गई है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके पास जो है मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, M.Tech हो गया, M.Tech, B.Tech, बायोटेक, ये सारे जो हैं उनके अलग से एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो वो उनको उस मेमोरेंडम को पढ़ना पड़ेगा। DST ऑफिस मेमोरेंडम है। और साथ में ही इनमें एक और एलिजिबिलिटी है कि स्कॉलर्स वो आर सिलेक्टेड थ्रू द NET नेट CSIR UGC इंक्लूडिंग द लेक्चरशिप और गेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू द नेशनल लेवल एग्ज़ाम, कोई भी जितने नेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी होने चाहिए, DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, ये सब जो हैं इनमें से कोई एक भी होगा तब भी मतलब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपको SRF ज्वाइन करना है तो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर JRF विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिज़ायरेबल जो मतलब एसेंशियल नहीं है बट डिज़ायरेबल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर मार्कर्स के ऊपर, और कंप्यूटर स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये थी SRF की एलिजिबिलिटी। वैसे ही नीचे और भी पोजीशंस दी हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा प्रोजेक्ट है, और दूसरा ही SERB DST का प्रोजेक्ट है, उसमें JRF की पोजीशंस निकली हैं। एक और JRF की पोजीशन निकली है, ये DBT फंडेड प्रोजेक्ट है, सेम PIA की ही है। तो आपने और फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। और मतलब आपने देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो अभी जैसे एज लिमिट मैक्सिमम एज 35 ईयर्स फॉर JRF होनी चाहिए एंड SRF के लिए, और रिलैक्सेशन SC ST वीमेंस के लिए 3 ईयर्स है, ठीक है। सॉरी SC ST और वीमेंस के लिए 5 ईयर्स हैं और OBC के लिए 3 ईयर्स। फिर अगला है दोस्त कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दोस्त पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट दिस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अप्लाई अगेन। और ये शायद पोस्ट जो है दोबारा इन्होंने एडवर्टाइज़ करी है। ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर रखा है इसी सेम पोस्ट के लिए, वो उनको दोबारा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है। द पोस्ट आर प्योरली टेम्पररी एंड विल बी फील्ड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अप टू 31 मार्च 2022। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी पोस्ट निकले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी ये क्या करेंगे 31 मार्च 2022 तक ही
इनको रखेंगे। फिर वो आगे बोल रहे हैं कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मतलब वो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, और या तो फिर कब तक प्रोजेक्ट चलेगा और टर्मिनेट होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड रेगुलर मतलब जो बी ए शैल नॉट क्लेम रेगुलर अपॉइंटमेंट एट दिस इंस्टीट्यूट द पोस्ट टर्मिनेस विद द प्रोजेक्ट। ये सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आती हैं तो मैं आपको फिर से एक वीडियो बना दूंगी और आपको समझा दूंगी, बट इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी। और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे और भी एक अच्छी चीज़ है कि जिसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इन्होंने हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। सारा सेम फॉर्मेट जो है वो दोबारा हिंदी में भी दिया हुआ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हाँ फॉर्मेट दिया हुआ था कि आपने जो हाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो इनका जो फॉर्मेट दिया है उसी में ही भर के भेजें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरा तो यही मानना है। तो इन्होंने जैसे फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस विद पिन कोड, ईमेल जो भी है सारा का सारा इन्हीं के अकॉर्डिंग भरिए और भेजिए। नेट गेट जो भी आपका क्लियर है उसमें भरिए, ठीक है। अगर आप कहीं वर्किंग है तो NOC लगा लीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, सब कुछ जो है इन्हीं का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भरिए और जो सर की ईमेल आईडी दी है उस पर मेल कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और वैसे ही आप दूसरी पोस्ट के वो भी देख सकते हो, जैसे ये यंग प्रोफेशनल निकली हुई है और एक है साथ में SRF की। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि अगर आप के पास नेट गेट कुछ नहीं है तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यंग प्रोफेशनल के लिए। और यंग प्रोफेशनल के लिए ना सैलरी कम होती है, कंसोलिडेटेड सैलरी इज़ 15,000 एंड जो डिग्री है ग्रेजुएट डिग्री इन द बेसिस साइंस एंड द डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये वाले बच्चे सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी आप इसको भी देख सकते हो, भर सकते हो और भेज सकते हो। तो गाइज़ मतलब मैं अब ये मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने ऐसे समझाया कि आपको समझ आ जाना चाहिए। इनकेस फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जी यहाँ पे नहीं पता चला या कुछ नहीं पता चल रहा है, जो भी आपका डाउट है। तो मैं फिर से मतलब कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से आपको बता दूँ। बाकी आप इसको एक बार थॉरली पढ़िए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।